ओके गाइस, सो आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे ऑर्डर नंबर 6 which talks about the pleading generally. This is a very important topic and it's going to help you that how you have to draft your plaint and WS. आपको अपनी प्लेन कैसे ड्राफ्ट करनी है और WS कैसे ड्राफ्ट करनी है उसके संदर्भ में है ये, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग होगी उतना अच्छा आपका केस आपके फेवर में रहता है। आप कोर्ट के सामने क्या रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड नो हाउ टू ड्राफ्ट, what to draft, what to include, what not to include. Pleading generally. Pleading generally जो हमारा ऑर्डर नंबर 6 है, इसमें 18 रूल्स है. ठीक है, 18 रूल्स है. कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें रूल नंबर 6 ऑर्डर नंबर 6 रूल 17 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है. बीच में इसमें रूल नंबर 6-7 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, बाकी 6-2 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेकिन एक फ्लो में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें ही हम कवर करेंगे. यहाँ से क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू के बनते हैं और 2 क्वेश्चन मेंस के भी बनते हैं. एक फुल फ्लैज बहुत बड़ा क्वेश्चन मेंस का बनता है ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17, जिसका बहुत ज्यादा यूज है कोर्ट में. प्रैक्टिकली बात करें तो आप देखोगे ये क्वेश्चन तो आता ही है, 6 ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 पे हमेशा आता है. सो उसको तो हम डिटेल में करेंगे विद द केस लॉ, और हर एक रूल्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विल डू दैट. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर नंबर 6. नाउ ऑर्डर नंबर 6 को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इन द 6 पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग इन जर्नल. हम ये भी समझेंगे प्लीडिंग क्या होती है. वैसे आप लोग जानते ही हैं, प्लीडिंग हम बोलते हैं जहाँ पे प्लेंट और WS. प्लीडिंग ऑर्डर नंबर 6 तो है, लेकिन इसमें पहला ही रूल जो लिखा है उसमें लिखा प्लेंट एंड WS को हम प्लीडिंग बोलते हैं. नाउ इसको अगर हम जैसे डिवाइड किया हमने 18 रूल्स को इन द 6 पार्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफाइन किया गया व्हाट इज प्लीडिंग. प्लीडिंग क्या होती है? ठीक है, प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड WS, प्लेंट और WS. ठीक है, कहने का मतलब ये है जो प्लेंट है वो प्लेंटिफ की प्लीडिंग जो प्लेंट है, प्लेंटिफ की प्लीडिंग प्लेंट है और डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग है वो रिटन स्टेटमेंट है. कोर्ट में हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए हम कैसे ड्राफ्ट करें अपने. ये एक तरीके की जो ऑर्डर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, ये आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देंगे ड्राफ्टिंग का भी. ठीक है, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों का, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग. तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो ये सब्जेक्ट भी आप कवर कर रहे हैं, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग. तो फर्स्ट रूल इज अ प्लीडिंग डिफाइन किया गया. व्हाट इज ऑल अबाउट इज जस्ट सिंपली सेइंग द प्लीडिंग इंक्लूड्स. प्लीडिंग मींस इंक्लूड नहीं, मींस है प्लेंट और WS. फिर इसमें रूल नंबर 2 जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग. यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये हम करेंगे डिटेल में. देन रूल नंबर 3 to 13 जो है डीलिंग विद द पार्टीज टू सप्लाई नेसेसरी पर्टिकुलर. कि आप जब प्लीडिंग बनाएंगे यानी अपने ड्राफ्टिंग जो करेंगे, whether it is of the plaint or it's of a written statement, how you have to draft it, क्या उसमें कैसे चीजें लिखेंगे. ठीक है, क्या इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, डिपार्चर नहीं होना चाहिए. अगर कुछ चीजें कंडीशन प्रेसिडेंट है वो भी आप कोट करेंगे. अभी कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, विल टॉक ग्रेजुअली वन बाय वन. देन इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा MCQ पूछा जा सकता है कि प्लीडिंग हैज टू बी वेरीफाइड. वेरीफाइड होनी चाहिए, वो किस रूल में दे रखा है. एंड द रूल नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रीलिम्स, कि कोर्ट क्या कर सकती है, अननेसेसरी स्कैंडलस चीजों को आपकी प्लीडिंग में से निकाल सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है अननेसेसरी प्लीडिंग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द मेंस. शॉर्ट क्वेश्चन इस पे से मेंस का भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, सीधा यहाँ से आ जाता है. ठीक है, एंड द वन ऑफ द बेस्ट फॉर द मेंस पर्पस, यहाँ से रूल नंबर 17 तो आता ही आता है. ठीक है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. अमेंडमेंट कब किया जाएगा, क्या उसके रूल्स होंगे, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट के व्हेन टू अमेंड, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड 18 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ पर्पस. इसमें टाइम पीरियड की बात की गई है 14 डेज की, वो इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे. लेट स्टार्ट विद द रूल नंबर 1. प्लीडिंग ऑर्डर नंबर 6. प्लीडिंग इज डिफाइंड एज प्लेंट और WS. ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 1 से सो. नाउ द प्लेंटिफ की प्लीडिंग जो है
वो उसकी खुद की प्लेंट होगी एंड द डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग है वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नाउ फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द क्या नाम है, प्लेंट जो है कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन है। we have already covered the how the suit has to be instituted is the filing of the plain फाइल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्लीडिंग का ऑलरेडी हमने ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 1 में पढ़ा है अभी कि प्लीडिंग जो है प्लेंटिफ की जो प्लीडिंग है वो उसकी प्लेंट है, डिफेंडेंट की प्लीडिंग उसकी रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। देखो जब हम प्लीडिंग बनाएंगे तो प्लीडिंग के पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो कम से कम हमें पता चल सके ना प्लेंटिफ व्हाट ही डिमांडिंग फ्रॉम दी, उसने क्या डिमांड करी है डिफेंडेंट से। तो कहीं ना कहीं इट्स ब्रिंगिंग पार्टीज टू डिफिनेट इशू के असलियत में मुद्दा क्या है। और कोर्ट भी जब भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तो प्लीडिंग्स को तो देखती ही है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इशू जो कि हम ऑर्डर नंबर 14 पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तो कोर्ट जब भी को भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगी किन किन मुद्दों पे बहस की जानी है, कोर्ट सबसे पहले प्लीडिंग्स देखती है कि पार्टीज की जो प्लेंट है, प्लेंटिफ की प्लेन और डिफेंडेंट की डब्ल्यूएस को देखेगी। अब जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो समझ जाना प्लेंट और मैं डब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। नाउ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो द केस ऑफ हिज ओपोनेंट। पार्टी का ये राइट है कि उसे पता होना चाहिए कि उसके अपोनेंट ने उस पर क्या केस फाइल किया, सो दैट द अपोजिट पार्टी कैन ड्राफ्ट देयर प्लीडिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंड प्लीडिंग किस लिए जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वर्बली चीजें चलेंगी, यहाँ पर प्लीडिंग से ही केस आगे बढ़ेगा एंड सो दैट द कोर्ट कैन डिटरमाइन व्हाट इज अ रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड एडजुडिकेट द रियल डिस्प्यूट। तो कोर्ट जो है एडजुडिकेट कर सके रियल डिस्प्यूट, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। अब एक केस था वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एंड जोशी। द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज द टू फोल्ड। इसके दो कारण है, आई मीन बताए गए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लीडिंग। इट इज अफोर्ड द अदर साइड इंटीमेशन देना रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ हिज केस दैट दे मे बी मेट बाय द अदर साइड। इंटीमेशन यानी क्या क्या उसके क्लेम्स है, प्लेंटिफ के क्या क्लेम है, वो सामने वाले को इंटीमेशन दे रहा है सो दैट द अदर पार्टी कैन प्रिपेयर हिज केस। इट इज टू इनेबल द कोर्ट और एट द सेम टाइम इट इज इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ताकि कोर्ट भी निर्धारित कर सके कि व्हाट एग्जैक्टली द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ये केस आप लिख लीजिए। कुछ केस जो मैं कराऊंगा तो वो जरूर आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए मेंस में, क्योंकि ये लीडिंग केसेस है। ठीक है, वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एंड जोशी 1999 का केस है। ऑब्जेक्ट से आप रिलेट करके बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी, सामने वाली पार्टी को बताना कि क्या केस फाइल किया जा रहा है, इसलिए प्लीडिंग्स यानी ड्राफ्टिंग जरूरी है। एंड अल्टीमेटली इनेबलिंग द कोर्ट टू कम टू द कंक्लूजन, यानी कोर्ट एक डिसाइड कर सके प्रॉपर सूट को। अब सब रूल नंबर इसका जो 2 है, व्हाट इट सेज, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 आप पढ़ेंगे, बेरेट आपके पास होगा ही, लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको पहले हम ये देख लेते हैं। सब रूल नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 2 ऑफ ऑर्डर नंबर 6। ऑर्डर नंबर 6, वैसे इसको ऑर्डर नंबर 6 को आप ऐसे ही लिखेंगे, रूल नंबर 2 और इसका सब रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 का सब रूल नंबर 1 lays down the fundamental principles of sweet of pleading। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्लीडिंग्स की। जब प्लीडिंग ड्राफ्ट करेंगे तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होंगे। सबसे पहले प्लीडिंग शुड स्टेट द फैक्ट एंड नॉट द लॉ। आपको क्या लिखना है जब प्लीडिंग यानी प्लेंटिफ अपनी प्लेंट बनाएगा या रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल करेगा डिफेंडेंट, आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, प्लेंटिफ भी अपनी बात में सिर्फ फैक्ट्स लिखेगा और रिटर्न स्टेट में भी डिफेंडेंट अपने सिर्फ फैक्ट्स लिखेगा। अब इसमें आपको लॉ नहीं लिखना है, क्योंकि लॉ तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे सामने जज साहब बैठे उन्हें सारा कुछ आता ही है। ठीक है, द सेकंड क्या चीज होगी, द फैक्ट स्टेटेड शुड बी अ मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं होगी, स्कैंडलस चीजें नहीं होगी। स्कैंडलस चीजें होंगी तो आगे जाके रूल नंबर 6 के 16 में वो स्ट्राइक आउट कर दी जाएगी। ठीक है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 16 में स्ट्राइक आउट कर दी जाएगी। साथ साथ अगर आप एक बार 16 का ग्लिम्स लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जस्ट हैव अ लुक।
स्ट्राइक आउट द प्लीडिंग, ठीक है। अगर आपने इधर उधर की बातें लिखेंगे तो वो कोर्ट बाद में स्ट्राइक आउट करवा देगी अगर वो स्कैंडलेस है चीजें। तो शुड बी अ मटेरियल फैक्ट ओनली, एंड द प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। आप उसमें ना ही एविडेंस लिखेंगे, क्योंकि एविडेंस तो बात की बात है, ठीक है। कोई चीज कैसे सिद्ध करनी है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। आपको सिर्फ उसमें मटेरियल फैक्ट लिखना है, कानून नहीं लिखना है, हाँ एविडेंस भी नहीं लिखना है। आपको ये नहीं लिखना कि भैया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और एज पर दिस सेक्शन ये वॉइड है, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सेक्शन वगैरह कुछ कोट नहीं करना है। द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द कंसाइज फॉर्म, और जो भी आप फैक्ट्स लिखेंगे पूरी रामायण महाभारत नहीं गाने, कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, इन अ ब्रीफ मैनर, और जितना प्रिसाइज होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मैं और चीज बातें बताता हूँ, जैसे अगर चलो आगे के रूल्स में वैसे है ही, अब मुझे लिखना है कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेल को लेकर, सेल डीड को लेकर, इसको मकान बेचना था। तो जब आप ये सेल डेट है तो डॉक्यूमेंट तो लगाओगे ही, सेल डेट की कॉपी लगेगी, या तो सर्टिफाइड कॉपी लग जाएगी, या अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल ही किया है, पहले सेल से पहले तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं तो आप ये इसकी कॉपी लगा देंगे ना, या ओरिजिनल लगा देंगे एग्रीमेंट टू सेल अगर आपके पोजीशन में है। अगर आपके पोजीशन में नहीं है तो उस पार्टी से मंगाया जाएगा, वो मना कर देगा तो बाद में वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कोर्ट की परमिशन से वो ला सकता है। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है मिस्टर ए, तो इसको ये जो एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा है ये तो उसकी कॉपी इसके साथ अटैच की ही जा रही है। तो क्या एग्रीमेंट टू सेल में जो लिखा हुआ एज इट इज कॉपी करने की जरूरत है प्लेन्स में? द आंसर इज नो। सिर्फ उसका एक पैरा बना दिया जाएगा, ठीक है। एक पैरा बना दिया जाएगा कि ए ने जो बी के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल किया है एंड अल्टीमेटली बी डिनाइड फॉर परफॉर्मिंग इट, एंड दैट इज द रीजन आई एम कमिंग बिफोर द कोर्ट, एंड द एग्रीमेंट टू सेल इज annexed here with, ठीक है। उसमें एनेक्सर करके लिखते हैं ना आप, एनेक्सर, तो आप ऐसे करके लिख देंगे एनेक्सर नंबर 1, ऐसे करके आप सेल डेट लगा दोगे। ये क्या नाम है, एग्रीमेंट टू सेल लगा दोगे। एग्रीमेंट टू सेल होगा 4-5 पेज का से फॉर एग्जांपल, तो आपको प्लेंट में सारा एज इट इज वर्बेटम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इट हैज टू बी इन अ कंसाइज फॉर्म, ठीक है। जो भी फैक्ट्स लिख रहे हैं वो भी पूरा कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ pleading should state the facts and not the law. Rule number 2 पढ़ रहा हूं मैं, pleading should state the facts and not the law. अब इसमें एक बात और है, लेकिन हमने बात करी कि प्लीडिंग शुड स्टेट द फैक्ट, फैक्ट्स लिखेंगे आप, कानून नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉ तो हमारे जैसे आपको आता है एग्जिस्टेंस। लेकिन हाँ कई बार कस्टम होता है, देखो कस्टम और यूसेज जो होता है वो आपको कोट करना पड़ेगा। अगर आप अपना प्लेंट में कुछ कह रहे हैं कि ये हमारा कस्टम है, क्योंकि कस्टम सारी बातें जैसे आपको नहीं होगी, कस्टम कोई ऑफिशियली गजेट में प्रोनाउंस तो होता नहीं है। ऑफिशियल गजेट में आता है क्या कस्टम? हाँ जी, ऑफिशियल गजेट में आता है क्या कस्टम? पब्लिश होता है? बताइए जरा। नो, नहीं होता है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना कि हमारा कस्टम क्या है। दैट इज द रीजन आई एम जस्ट डूइंग इट। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा ही है, वेयर हिंदू सन इज बीइंग सूट फॉर अ डेट। अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम में क्या हिंदू सन जो है उस पर मुकदमा किया जा सकता है फॉर द डेथ्स ऑफ हिज फादर? हाँ जी। नो, अच्छा इसमें क्या होता है, एक होता है व्यवहारिक और एक अव्यवहारिक होता है। जुए में खेला हुआ पैसा, फादर ने जुए में पैसा हार गया, कैन इट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सन? नो सर, नो सर। अच्छा, और उसने फादर ने जो लोन लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए, कैन इट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सन? बताइए जल्दी से, क्या एक हिंदू सन से पैसा लिया जा सकता है, डेट की रिकवरी होगी जो उसके फादर ने लिया था, मे बी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर बनाने नो के लिए सर। लिया था। Nowadays it cannot be recovered, अब नहीं रिकवर हो सकता, पहले होता था, ठीक है। और पहले भी कौन सा हो सकता था, सिर्फ व्यवहारिक होता था, व्यवहारिक जैसे घर बनाने के लिए पैसा लिया था, अब वो भी रिकवर नहीं होगा। नाउ वेयर द, अब जैसे ही कस्टम है, अगर कोई कस्टम है तो यू हैव टू प्रूव इट दैट इज अ कस्टम। Where the Hindu son is being sued for a debt incurred by his father, not necessary to formulate Hindu law, then you have to quote it. अगर आप कोई कस्टम को दुहाई दे रहे हैं अपने प्लेन्स में तो आप उसको ब्रीफ मैनर में कस्टम भी बता देंगे। बाद में फिर कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तब सिद्ध करो अपना कस्टम।
ठीक है, अभी आपको प्लेंट में सिद्ध नहीं करनी सारी बातें, कभी सिद्ध करने लग जाए तो आप ये समझ लो ये जो क्लास है ना प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग की हो रही है, आपको क्या ड्राफ्ट करना है, व्हाट टू ड्राफ्ट, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, ये सारी बात 6, 7, 8 बताता है। ठीक है, तो अगर कोई कस्टम है तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन इट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब केस है जैसे उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द एक्सप्रेशन मटेरियल फैक्ट, all the primary facts which must be proved at the trial by a party to establish the existence of the cause of action। देखो प्लेंटिफ क्या लिखेगा अपने प्लेन में, कॉज ऑफ एक्शन तो लिखेगा ही, मटेरियल फैक्ट होगा ना कॉज ऑफ एक्शन में, जो कोर्ट में आ रहा हो क्यों आ रहा हूं, व्हाई द व्हाट इज द रीजन आई एम कमिंग बिफोर द कोर्ट, तो प्लेंटिफ इज कोटिंग इन कॉज ऑफ एक्शन, वो उसके लिए मटेरियल फैक्ट होगा, व्हाई इज कमिंग बिफोर द कोर्ट। और अगर डिफेंडेंट के लिए क्या होगा, जो अपने डिफेंस में जो चीज कहता है वो मटेरियल फैक्ट्स होंगे, उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया 1977 के केस में। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब इसमें हम पढ़ेंगे फैक्ट स्टेटेड शुड बी मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। देखो अब ये आपको बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं इसमें, रूल नंबर 2 में मटेरियल फैक्ट क्या होगा, प्लेंटिफ अपने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा, डिफेंडेंट अपने डिफेंस के बारे में बताएगा। अब एक चीज बताइए, जैसे अपना ड्राफ्टिंग मैं आपसे करवाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लिखा है वुमेन क्लेमिंग मेंटेनेंस। अब एक बार बताइए, प्लेंटिफ ने अगर कोई वुमेन ने कोई क्लेम कर रखा है मेंटेनेंस का लेके, मेंटेनेंस का दावा डाला हुआ है, तो डिफेंडेंट सपोज करो हस्बैंड हो गया, फिर तो डिफेंडेंट हो गया या रेस्पोंडेंट हो गया हस्बैंड। क्या हस्बैंड अपने दावे में, अपने डिफेंस में ये लिखेगा नहीं लिखेगा कि दैट हर वाइफ इज इन्वॉल्वड इन द एडल्टरी एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू पे एनी मेंटेनेंस, क्या ये बात लिखेगा नहीं लिखेगा? क्या Yes. एडल्टरी का जिक्र करना उसमें मटेरियल फैक्ट है या नहीं? Yes, it भाई is. एडल्टरी का तो जिक्र करेगा ना कि वो क्यों उसका, व्हाई शी हैज लॉस्ट हर राइट, बिकॉज आप देखोगे ये तो ग्राउंड कॉमन हर जगह ही होगा। इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी then she is not entitled to claim a damages, even she is I mean the husband is entitled to give a divorce, और wife भी दे सकती है vice versa adultery के ground पे। So whenever the woman is claiming the maintenance, her loss has lost her rights because of the adultery, तो adultery का वर्णन उसे करना होगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा उसमें adultery में involved है, that is the reason। अब adultery तो उसने लिखा है, पूरी राम कहानी नहीं गानी, ठीक है, सब कुछ नहीं गाना उसने, वो तो कोर्ट में सिद्ध करना होगा। सब कुछ अभी लिख देंगे तो बाद में अपना एविडेंस की जब बात आएगी तो कैसे, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, सामने वाला वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, द प्लेडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, स्टेट एविडेंस नहीं लिखना है। द फैक्ट्स आर टू, अब देखो दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं, दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं। जब हमने एविडेंस पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था, फैक्टा प्रोवेंटा, फैक्टा प्रोवेंशिया। फैक्टा प्रोवेंटा होता है प्रिंसिपल फैक्ट, व्हाट इज अ मीन फैक्टा प्रोवेंटा इज अ प्रिंसिपल फैक्ट, यानी मटेरियल फैक्ट। आपको मटेरियल फैक्ट तो लिखना है और यही कोर्ट में सिद्ध करना है, ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा था हमें रिलेवेंट फैक्ट भी सिद्ध करना होता है, जो 5 से 55 तक है, पर्टिकुलरली 6 to 55 ऑफ एविडेंस एक्ट। आपको जो लिखना है ना अपने प्लेडिंग में, आपको मटेरियल फैक्ट लिखना है, आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, आपको जो रिलेवेंस से सिद्ध करनी है वो बाद में करनी है। सो फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, जो सिद्ध करने हैं उसको मटेरियल फैक्ट बोलते हैं। एंड द फैक्ट बाय मींस ऑफ व्हिच दे आर टू बी प्रूव्ड, किस तरीके से वो सिद्ध किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट फैक्ट। पर्टिकुलर और एविडेंस जो होंगे बाद में देंगे रिलेवेंट फैक्ट। तो व्हाट यू हैव टू कोट, यू हैव टू कोट द प्रिंसिपल फैक्ट, नॉट द रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, वो चीजें नहीं लिखनी है कि भैया उसने उसको मारते हुए देखा, वो चीज आप लिखोगे, ठीक है, मर्डर हो गया, दुश्मनी थी, इंटेंशन जो जाहिर करे वो लिखेंगे आप, लेकिन बहुत सारी चीजें अननेसेसरी रिलेवेंट चीजें नहीं लिखनी। केस से समझेंगे, देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो केस है बोरोडेल वर्सेस हंटर 1845, इसमें हुआ क्या, ए वाज इंश्योर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जब अपना डिफेंस लेगी कि भाई वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू पे एनी क्लेम, व्हाई, बिकॉज दैट पर्सन हैज कमिटेड अ सुसाइड, सुसाइड केस में इंश्योरेंस थोड़ी ना मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने इस बारे में तो बताएगी ना, सुसाइड किया, राइट।
इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्लेंट में क्या, अच्छा डिफेंस में क्या लिखना होगा आप बताइए। आप इंश्योरेंस कंपनी के वकील हैं, आप अपनी ड्राफ्ट करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, क्या क्या लिखेंगे? हाँ जी बताइए इधर, आपको ड्राफ्टिंग करनी है, क्या क्या लिखेंगे आप? इंश्योरेंस कंपनी है, आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। सर यही कि इंश्योर्ड पर्सन कमिटेड सुसाइड व्हिच वाज नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव हाँ जी, इंश्योरेंस मनी। और वो इंसान जो था पिछले 15 दिन से परेशान था, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई थी, और उसने पैसा लिया हुआ था, कर्जे में था, तो ये कारण था उसका मरने का। हाँ जी, लिखोगे नहीं लिखोगे? सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो बताइए जरा। सर ये तो नो प्रूव सर, करने नहीं पड़ेंगे लिखेगा। ना, इनके एविडेंसेस देने होंगे। तो ये आपको लिखना नहीं, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है? ये आपको नहीं लिखना है। स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट ऑफ माइंड, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है? क्या लिखा है ऊपर? द प्लेडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। और ये उधर की बातें नहीं लिखनी, मटेरियल फैक्ट लिखना है आपको, रिलेवेंट फैक्ट नहीं लिखना, ठीक है? अभी बताया ना, रिलेवेंट चीजें बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है, एक आध छोटी सी ब्रीफ मैनर में लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका पूरा वर्णन देने लग जाए। अरे हम तो इंश्योरेंस कंपनी, हमें इतनी सी बात सिद्ध करनी, इनने सुसाइड करी है, उसकी कोई भी कंडीशन हो, इंश्योरेंस कंपनी को क्या लेना देना उससे? इंश्योरेंस कंपनी को बताना इट इज अ केस ऑफ सुसाइड, दैट इज द रीजन वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू पे इवन अ सिंगल पेनी टू द एलआरस, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अब जैसे इंश्योरेंस यस सर। कंपनी, अगर सपोज करो, अगर इंश्योरेंस कंपनी से जब हम इंश्योरेंस लेते हैं, फोन पे इंश्योरेंस हो जाता है, तो इंश्योरेंस होता है, इट इज अ मैटर ऑफ गुड, अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है? तो अगर किसी इंसान ने अपने आप को, उसको कैंसर था, उसने कहा, जब इंश्योरेंस कंपनी ने फोन करा तो पूछते हैं, सर्वे करते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम, ये वो नहीं, उसने कहा कि भाई आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, इवन दो ही वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, ही वाज अवेयर अबाउट इट। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को पूरी रामायण महाभारत लिखनी है? उसको सिर्फ लिखना है, उसको सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है नॉट एंटाइटल्ड टू पे बिकॉज इट इज अ केस ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड द प्लेंटिफ हाइड हिज, जो भी उसकी एलिमेंट ऑफ बीमारी वगैरह थी उसने छुपाया, दो ही वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। इतना लिखना है बस, केस Didn't खत्म। disclose the material fact. अब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, उसको इतना Yes. लिखना है, उसकी क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, कब से सफर कर रहा था, ये नहीं लिखना उसको, ठीक है? लिख लेना, ये केस इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब देयर वाज अनदर केस, वीरेंद्रनाथ वर्सेस सत्यपाल सिंह। अब कार वाज यूज्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग वोटर्स कॉन्ट्ररी टू द एक्ट मस्ट बी स्टेटेड। फैक्ट इन इशू लिखना है आपको, फैक्ट इन इशू संबंधित जो चीज है, प्रिंसिपल फैक्ट, वो चीज तो लिखनी है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था वीरेंद्रनाथ वर्सेस सत्यपाल सिंह में, कि कार यूज हुई थी, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इलेक्शन में जीता, और वो कार से वोटरों को ले आने का काम किया, जो कि एक कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने वाला काम था वो, ठीक है? अपने फेवर में करने के लिए कारों का यूज किया गया। तो कारों का यूज किया गया, क्या ये हमें लिखना होगा प्लेंट में? हाँ जी Yes. बताइए जरा। लेकिन कार किसकी थी, कार का ऑनर कौन था, कार का कलर क्या था, ये No, कार कहाँ not से चली, कहाँ necessary. खत्म हुई, लिखना होगा? ये No. चीजें नहीं लिखनी होगी, सिर्फ कार का यूज हुआ इतना सफिशिएंट होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द कंसाइज फॉर्म। ये चारों जो बातें हैं ना, ये कहाँ पे लिखी है आपने? रूल नंबर 2 में लिखी है ना? यही हम पढ़ रहे हैं, तो इसको डिटेल में करना इसलिए जरूरी, रूल नंबर 2 से ही आपके ड्राफ्टिंग निकल के आती है कि कैसे बनाना है। The draft drafted with the sufficient brevity and the precision and the coherently, not vague और ambiguous नहीं होना चाहिए, संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, वेग चीजें नहीं लिखनी, ठीक है? अब इसमें देखो रूल नंबर, ये पहला हमने कर लिया, अभी तो हमने बेसिक बातें पढ़ ली, अब रूल पे चलते हैं जल्दी से, कोई के लिए पहला रूल हम पढ़ चुके हैं, दूसरा रूल क्या कहता है, जल्दी से बेरेट से पढ़ लेते हैं। Every pleading shall contain only a statement of the conscience form of the material fact। पहला कीवर्ड था material fact, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। On with the party pleading relies for his claim, ठीक है? प्लेंटिव जो अपनी क्लेम कर रहा है वो लिखना होगा, डिफेंडेंट जो अपने डिफेंस में कह रहा है वो बातें लिखनी होगी, प्रिंसिपल फैक्ट्स होगी, फैक्ट्स इन इशू।
as the case may be but not evidence. evidence नहीं लिखना है. क्या नहीं लिखना? not evidence. हम कर चुके हैं. by which they are to be proved, किस तरीके से वो सिद्ध किए जाने, ये तो बाद का बात है. Now every pleading shall when necessary be divided into the paragraphs. अब आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोर्ट गए हैं तो आपने pleading देखी होगी. पैरा नंबर 1 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है. पैरा नंबर दैट इज 2 3 4 ऐसे करके पैरा लिखते हैं, और इसी का वो रिप्लाई करता है. पैरा नंबर 1 का रिप्लाई ऐसे कर दिया उसने, ठीक है. पैरा 2 का रिप्लाई 3 का, ऐसे डिफेंडेंट रिप्लाई देता है. पैरा वाइज रिप्लाई होगा, पैरा वाइज पूछा जाता है, तो उसको पैरास में लिखेंगे. एवरी प्लेडिंग शैल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर consecutively and each allegation being so far is convenient containing the separate para. और हर एक विवादित मुद्दा जो होगा, हर एक जो एलिगेशन होगा, उसका अलग पैरा बनेगा, ठीक है. नॉट पहरा, पैरा बनेगा, ठीक है. अलग अलग पैरास में लिखा जाएगा. डेट, sum and the number shall be expressed in the pleading in the figure as well in the word. अगर आपने लिखा है कि मेरे को उससे 5,000 रुपए लेने हैं, तो आपको 5,000 तो लिखने ही होंगे. इवन 5,000 रुपीज इन वर्ड्स में भी लिखना होगा. ऐसे ही डेट भी जो होगी, डेट लिखनी है, सम और जो नंबर शैल बी एक्सप्रेस इन द प्लेडिंग इन द फिगर एज वेल एज इन द वर्ड. ये भी वर्ड्स में लिखना होगा. फिगर में तो लिख ही रहे हैं, वर्ड में भी लिखना होगा, ठीक है. आता है फॉर्म ऑफ प्लेडिंग. रूल नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ प्लेडिंग. फॉर्म्स ऑफ प्लेडिंग क्या कहता है? इसका एक, अगर आप पीछे जाओगे स्केड्यूल देखोगे, तो स्केड्यूल नंबर 1 में अपेंडिक्स नंबर ए फॉर्मेट है वो. form in the appendix A when they applicable and they are not applicable forms like character. आपको क्या करना है? जो पीछे फॉर्म नंबर जो फॉर्मेट दिया हुआ उसको फॉलो करना है. अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट नियरली एज पॉसिबल उस तरीके का तो बना ही होना चाहिए, ठीक है. इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही है रूल नंबर 3 में. अब इसमें अब हम जो आगे जो पढ़ेंगे रूल नंबर 4, 5, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे. एक होती है ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग्स, एक होती है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग. अगर आप देखो, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, जब भी आप प्लेन्स बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी सारी चीजें इसमें ही लिख दें, प्रेसाइज फॉर्म में लिखें. लेकिन आप जो भी चीज मांग रहे हैं, रिलीफ जो भी मांग रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव भी अगर मांग रहे हैं तो इसी में बता दें, ठीक है. ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी अगर आप मांग रहे हैं तो इसी में आपको बताना होगा, ठीक है. अब देखो इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से तो समझ ही लेंगे. पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. देखो, अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी का, इफ यू आर फाइलिंग अ सूट फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी is mentionable on the basis of title, कि आप इसके मालिक हैं, you are the landlord of that property, that is the reason you are filing the case, ठीक है. इस कारण से आप सूट फाइल कर रहे हैं for the recovery of possession. At the same time, अगर आपको जो लैंड ऑनर आप हैं, एक तो वो हो गया. अगर आपके पास कोई और तरीका भी है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने का, तो वो भी आप मेंशन करेंगे. और इन ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द लीज, ठीक है. ये मैंने पट्टे पे प्रॉपर्टी दी थी, तो इस कारण मैं वापस मांग रहा हूँ. Now suit for the possession of the property is maintainable on the basis of title or in the alternative on the basis of lease. ऐसे ही अब दूसरा एग्जांपल ये कहता है, लैंडलॉर्ड कैन फाइल अ सूट फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट. वो टेनेंट से मकान खाली कराना चाहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, ठीक है. बोनाफाइड नेसेसिटी हो गई, पर्सनल रिक्वायरमेंट, ठीक है. बोनाफाइड नेसेसिटी, उसके बेटे की शादी होने वाली, इस ग्राउंड पे मेरे को सूट मकान खाली चाहिए. और एट द सेम टाइम व्हाट ही कैन कोट इन व्हाइल ड्राफ्टिंग द प्लेंट, कि अगर इस ग्राउंड पे नहीं मिल पा रहा है मुझे मकान, तो मुझे मकान तब भी खाली चाहिए क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा है. रेंट नहीं दिया उसने पिछले 3 सालों से, इज नॉट पेइंग द रेंट, तो दैट इज आल्सो ग्राउंड. और वो भी ग्राउंड, दोनों अवेलेबल है. तो ये तो हम वैसे रेस जुडिकाटा में भी पढ़े, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में जो आपके पास ग्राउंड्स अवेलेबल हैं तो वो आप मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप उस तरीके से नहीं जा पा रहे हैं तो एक और तरीका आपके पास है, तो वो भी कोट कर दे, ठीक है. रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, हमने कोर्ट में कहा जनाब हमें हमारी बीवी वापस दिलवा दीजिए, पति वापस दिलवा दीजिए. अगर ना दिलवा पाए तो डाइवोर्स दिलवा दीजिए, ठीक है. तो ये भी पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो नॉट बार्ड. तब पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव क्या होता है. ऑल्टरनेटिव ये ना करवा पाए तो जनाब ये करवा दीजिए, और ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो रहा तो ये वाला फिट कर दीजिए.
Alternative pleadings, the expression alternative conveys a choice between the two things. ठीक है, दो में से एक. A plaintiff to the litigation may include in his pleading two or more set of the facts. एक या एक से ज्यादा facts रख सकता है and claim relief in the alternative. There is nothing in the code to prevent the plaintiff from relying upon the several different reliefs in the alternative. कोड में यहाँ पे कहीं पे भी मना नहीं है कि प्लांटिफ को रोकता है कि आपके पास अगर एक रिलीफ नहीं मिलते तो दूसरे के लिए आप जा सकते हैं. बिल्कुल आप अपना प्रेयर में लिख सकते हैं. ना ही इसको रोकता है डिफेंडेंट को फ्रॉम रेजिंग अ सेवरल डिफरेंट डिफेंसेस इन ऑल्टरनेटिव. प्लांटिफ अपनी कई सारे रिलीफ मांग सकता है, ऐसे डिफेंडेंट अपने डिफेंस के लिए कई सारी बातों को रिलीफ में लिख सकता है, डिफेंस में लिख सकता है. ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बिल्कुल साफ साफ नजर आता है. इट इज obviate remove the necessity of other litigation. ठीक है, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, कोई और दूसरा सूट फाइल करेगा नहीं तो वो. and to decide the entire controversy in the one litigation only. एक ही मुकदमे में सारी बातें तय हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था रेजो डी काटा में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस. तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव रेजो डी काटा लाइक. अब इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है, जनरली इनकंसिस्टेंट एक प्लीडिंग आप जो कह रहे हैं दूसरी बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं. तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस है तब वो हो सकता है. इसको पहले एग्जांपल पढ़ते हैं फिर तो ऊपर पढ़ ही लेंगे. जैसे अ क्लेम ऑफ ओनरशिप और इन अल्टरनेटिव अ राइट ऑफ ईजमेंट. ये कह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ठीक है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड हूं मैं. ठीक है, लैंडलॉर्ड क्यों हूं, क्योंकि मुझे लीगल एयर से प्रॉपर्टी मिली है. एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं, देखो एक ऑनर होना और एक ऑल्टरनेटिव राइट ऑफ ईजमेंट. ईजमेंट का राइट कब डेवलप होता है, 12 साल बाद, 20 इयर्स बाद डेवलप होगा. ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे. आप ये भी कह रहे हैं कि मैं लैंडलॉर्ड हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम आल्सो एंटाइटल्ड टू दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द ईजमेंट राइट. तो दोनों वैसे तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें हैं. ईजमेंट राइट भी है, टाइम के साथ आता है. यू कैन कोट इट. Pleading of forgery, plea of forgery, or in alternative a plea of execution under influence or fraud, or a plea of grant of the perpetual tenancy, or in alternative adverse possession. जैसे आप कह रहे हैं कि हम तो इस पे perpetual tenancy है, मतलब एक आप चीज आपने बात पढ़ी होगी, लैंडलॉर्ड ने अगर प्रॉपर्टी टेनेंट को दी है तो ये टेनेंट ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर जिंदा रहेगा, इसके बाद इसकी जो टेनेंसी है इसके लीगल ईयर्स पे चली जाती है. एक तो ये ग्राउंड है कि हम तो पुराने चले आ रहे हैं, हमारे ये पहले हमारे दादा के पास है, फिर हमारे पास ऐसे मकान आता रहा हमारे पास और हम किराएदार हैं. बाद में ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, एक तो ये अपना राइट कह रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस मकान में रहते आए हैं. एट द सेम टाइम दे आर क्लेमिंग कि भाई अब हम एडवर्स पोजीशन में हो चुके हैं बिकॉज अनइंटरप्टेड 12 साल से हमें इसने क्या नाम है लैंडलॉर्ड ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो हम बिकम ऑनर. तो आप ऐसी प्लीडिंग्स भी कोट कर सकते हैं. इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, देखो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, म्यूचुअली रिपग्नेंट, एक दूसरे के विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टरी और इनकंसाइनेबल, डिस्ट्रक्टिव. वन इज अ कॉन्ट्ररी टू अदर, बोथ देयरफॉर. देखा जाए तो दोनों अपोजिट बातें, दोनों दे कैन नॉट स्टैंड टुगेदर. हाउएवर इन चीजों को भी लिखा जा सकता है, आप अपनी प्लेन्स में डिफेंस में लिख सकते हैं या प्लेंट में लिख सकते हैं. तो एक्सेप्टेंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन नेसेसरी इंप्लाइज एब्रोगेशन और अबैंडनमेंट ऑफ अदर. यही एग्जांपल आपको कोट करने हैं. इसमें बेस्ट एग्जांपल आप ये वाला लिख सकते हैं, लैंडलॉर्ड वाला, जिसमें लैंडलॉर्ड ने सूट फाइल करा है, टेनेंट को टेनेंट कह रहा है मैं तो हम इसमें लिगेसी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस मकान में रहते आ रहे हैं. एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो से कि भाई हमारा ये अधिकार भी बन गया है, अब हम इस प्रॉपर्टी में रहेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 12 साल से एडवर्स पोजीशन में हैं. The both plea can be taken together. Sir, बस हाँ जी Sir, जामनी. sir, restitution of conjugal rights और prayer for divorce ये भी तो inconsistent pleadings हो गई. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड हाँ बिल्कुल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल, एक तरफ तो आप बीवी को मंगा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे डाइवोर्स दे दो. ठीक है, ये भी इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग है. तो दोनों साथ चल सकती हैं, कोर्ट से आप डिमांड कर सकते हैं. जनरली रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट अगर देता तो कोर्ट उसमें 1 साल का वेट कराता है ना. लेकिन डाइवोर्स के लिए तो Yes. तभी होगा ना जब डाइवोर्स के 13th में ग्राउंड्स होंगे, तभी तो देंगे.
हाँ जी, ये भी तो नहीं, ग्राउंड है, डाइवोर्स के कोई और रेस्टोरेशन ऑफ ग्राउंड्स भी कंजुगल हो सकते ग्राउंड हैं, भी इट तो इज है। नॉट नेसेसरी। लेकिन वो तो डाइवोर्स एक ये साल भी, बाद अराइज होगा ना। आप एक काम अरे कीजिए। अगर आरसीआर के सर, अगर आरसीआर के ग्राउंड पर लेते हैं तब वो 1 साल बाद अराइज होगा ना, लेकिन डाइवोर्स के हम्म, तो उसके अलावा और भी कई ग्राउंड्स हैं, किसी और ग्राउंड पे डाइवोर्स उसने देखो की प्ली ले एप्लीकेशन सकते हैं। इसकी लगाई है, आरसीआर की लगाई है, तो कोर्ट उसको ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही दिन में इसको कहे कि भाई आरसीआर के ग्राउंड पे तुम्हें डाइवोर्स, वेट कराएगी उसको 1 साल। अगर वो तब भी नहीं आते देन इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। हाउएवर ही कैन प्लीड। भाई अगर कई बार आजकल तो चीजें कोर्ट बहुत देखते हैं कि जब इम्पॉसिबिलिटी है तो क्या पता डाइवोर्स किसी और ग्राउंड पे दे दे, तो पॉसिबिलिटी है। वैसे तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक तरफ कॉन्जुगल राइट्स की बात हो रही है, एक तरफ डाइवोर्स की बात हो रही है, तो बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी प्लेडिंग्स। Srinivas versus Mahabir Prasad, the court does not prohibit a party from making two or more inconsistent set of allegation. कोर्ट में कहीं भी मना नहीं करता है, अभी प्लेडिंग ही पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहीं पे भी मना नहीं करा है कि आप इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग नहीं लगा सकते हैं उसमें अपना प्लेन डब्ल्यूएस में। A plaintiff may rely on the several different rights alternatively, although may be inconsistent, चाहे inconsistent हो. So also the defendant may raise by his defense statement of a defense without the leave of the court as many distinct and the separate inconsistent defense as he may like think proper. ठीक है, ये केस लिख लेना आप, जैसे प्लेंटिफ कर सकता है वैसे डिफेंडेंट भी कर सकता है, इनकंसिस्टेंट अपने डिफेंसेस लगा सकता है। सच इनकंसिस्टेंसी प्ली आर सब्जेक्ट टू द रूल नंबर, हाँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत इधर उधर की बातें हुई, ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज हुई, अरे सूट हम दोनों के बीच में फाइल हो रहा है, तीसरे इंसान का नाम लेके उसको कोट करके उसको ऊट पटांग ले दिया है, ठीक है, तो वो चीजें नहीं होगी, तो कोर्ट स्ट्राइक आउट कर देगी फिर वो, विच एम्पावर द कोर्ट टू स्ट्राइक आउट एनी मैटर ईदर इन द प्लेन डब्ल्यूएस में विच में एम्बैरस द ट्रायल फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। ठीक है, अगर डिले होगा, ये सब चीजें होगी, तो कोर्ट उन चीजों को स्ट्राइक आउट कर सकती है। अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, स्कैंडलस चीजें होंगी तो उनको कोर्ट फिर हटा देगी, अगर इनकंसिस्टेंसी में इस तरीके की बातें लिखी गई हैं जो कि उचित नहीं है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ दिस इज अ रूल नंबर, अब हमने ये बेसिक बातें तो पढ़ ली। इनकंसिस्टेंट प्लेडिंग क्या होती है, ऑल्टरनेटिव प्लेडिंग क्या होती है। ऑल्टरनेटिव या तो ये या तो वो, इनकंसिस्टेंट दोनों है, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, चीजें हैं रिपग्नेंट एक दूसरे के, लेकिन तब भी कोर्ट में मना नहीं है। केस का नाम था श्रीनिवास वर्सेस महावीर प्रसाद, बिल्कुल कोर्ट की जा सकती है, बट स्कैंडलस चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो डेफिनेटली। इररिलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, ऑल टुगेदर इररिलेवेंट, जो रिलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट चीजें हम कोट करेंगे बट इन अ प्रिसाइज मैनर। अदर रूल्स ऑफ द प्लेडिंग, अब इसके अलावा जो बेसिक रूल्स हैं प्लेडिंग के वो भी हम समझते हैं। नाउ पर्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, पर्टिकुलर किन चीजों का, अगर किसी केस में देखो, जैसे अगर प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो आपको कोट करना पड़ेगा किस तरीके का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud or breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which the particular may be necessary beyond such as are exemplified in the form of pursuit, particular with the date कब fraud हुआ आपके साथ, item मतलब किस चीज से fraud हुआ, if necessary shall be stated in the pleading। ठीक है, मतलब मेरे साथ जो है ए ने धोखा, ए के साथ धोखा हुआ है, बी ने धोखा किया है, उसने एक ऑलरेडी जो प्लॉट था वो किसी और को बेचा गया था, बी ने वो किसी और को बेचा गया था, वो मुझे बेच दिया। ठीक है, वो सी को बेचा गया था, मुझे बेच दिया, और ये जो प्लॉट था आई एम अ बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, आई एम अ बोनाफाइड परचेजर, तो बोनाफाइड परचेजर को क्या टीपीए में कोई प्रोटेक्शन है? हाँ जी, बोनाफाइड परचेजर को कहीं प्रोटेक्शन है, कोई प्रोविजन है? 53 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ठीक है, टू डिफ्रॉड द तो वैसे क्रेडिटर। पूरे टीपीए में ही हर प्रोविजन में कहीं ना कहीं बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोटेक्ट करता ही है, ठीक है, टीपीए प्रोटेक्ट करता है। तो अगर अब ये बोनाफाइड परचेजर है, अब ये एक बात बताओ, बी और सी जो है, बी ने प्रॉपर्टी सी को भी बेच दी है और ए को भी बेच दी है, पहले सी को बेच दी फिर ए को बेच दी, तो ये रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा?
क्या देखेगी कोर्ट इसमें? सर बी ने पहले ए को सेल किया है। पहले सी को बेचा है, उसके बाद फिर ए को बेचा है, और ए को पता ही नहीं अच्छा है। पहले सर फिर अगर रजिस्टर्ड है तो फिर ए को कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए, तो इसलिए ए को जो सेल सेकेंडली जो की जाएगी वो इसलिए वैलिड नहीं होगी। कौन से सेल डेट? क्या सेल डेट? तो चलो पहले वाले में सेल डेट अगर नहीं बनी है, बी और सी के बीच में सेल डेट नहीं है, तो क्या होगा? सर ओरली तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इन्होंने 100 पावर ऑफ रुपीज से अटॉर्नी ऊपर है बना तो रखी थी, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी तो नोटराइज हो जाती है ना। सर वो एक वैलिड मोड है ही नहीं सेल का। ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है, अगर देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या पता सी मकान में रह रहा हो, भाई ए को इंक्वायर करना चाहिए था, अगर इन्हें इंक्वायर नहीं करी तो ये गलती कर दी इनने खुद लापरवाही कर दी। ठीक है, लेकिन अगर ये सेल डेट है, अगर रजिस्टर्ड है, तो वहां पे सब रजिस्ट्रार के पास है। एक चीज बताइए मुझे, सेल डेट जो होती है, सेल डेट जो होती है, क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है या नहीं? सर प्राइवेट सेल डीड इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। Though it is registered or the obvious- kept in the public record, पहले मेरी बात सुन लीजिए, though it is a kept in a public record, however it would be a private document। ठीक है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, प्राइवेट सेल डेट रजिस्टर्ड जो होगी वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट। विल जो होता है वो क्या होता है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट? ये तो अभी आपके पेपर में भी आया है, इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, विल बी सर्टिफाइड कॉपी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, देखो इसमें ना कोर्ट बार बार जजमेंट में अपनी चीजों को कोर्ट करती है कि हाँ ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। तो 74 और 75 जो है, उसमें 75 तो एक लाइन का ही है, 74 में जो चीजें वो लिखी हैं, और उसके बाद मैंने आपको शायद लिखाई भी, लिस्ट बनाई थी दोनों चीजों में, कौन सा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं। अच्छा, FIR, पब्लिक डॉक्यूमेंट। public चार्जशीट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पंचनामा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। private पोस्टमार्टम रिपोर्ट। प्राइवेट private डॉक्यूमेंट। ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? सारे आंसर तो ठीक आ रहे हैं। सर कोइंसिडेंटली मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा था। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सारे आंसर ठीक है। ओके ना, देखो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, पर्टिकुलर टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी। अगर फ्रॉड हुआ है, उसने मुझे कौन सा प्लॉट भेज दिया, कब भेज दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, डिटेल्स लिखी जाती है डेट के साथ कि कौन सी तारीख को उसने ऐसा किया। अब ये इंपॉर्टेंट है 6, डायरेक्ट आपसे हमसे MCQ बन सकता है कि भाई ये कंडीशन प्रेसिडेंट कहाँ दे रखा है, कौन से रूल में है, क्या होता है ये कंडीशन प्रेसिडेंट? सीमा, आप अपना आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है? व्हाट इज कंडीशन प्रेसिडेंट? इसको क्लीन करते हैं फिर बताता हूँ। व्हाट इज कंडीशन प्रेसिडेंट? बताइए जरा जल्दी से, क्विकली। पढ़ो मत इसको, बेरेक पढ़ोगे तो फिर बस पढ़ते रह जाओगे। बेरेक नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में। बताइए। सर केस को फाइल करने से पहले जो भी मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशन? पता नहीं। देखो हमने any condition एक हमने ऑर्डर नंबर, सॉरी, रूल नंबर, सेक्शन नंबर 91 एंड 92 पढ़ा, तब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंडीशन प्रेसिडेंट, वहां पे भी वर्ड लिखा है ना, लिखा है नहीं लिखा है 92 में एक्सेप्शंस में यस सर। कंडीशन लिखा है ना, वो कंडीशन प्रेसिडेंट। वहां का एग्जांपल बता दो मुझे अगर याद है तो। सुना होगा तो। देखिए, अगर ये ए ने बी का घर खरीदने की बात करी है, ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ये अपना लैंडलॉर्ड नहीं, ऑनर है। ठीक है, ऑनर, लैंडलॉर्ड में तो फिर टेनेंट आता है, ये ऑनर है, ये अपना मकान बेचना चाहता है बी को। एक ए है, ऑनर है, मकान बेचना चाहता है बी को।
बी ने एक शर्त रखी थी कि भैया जब भी ये मेरे को मकान तुम बेचोगे ना, तो उसमें जो पहले ऑलरेडी किराएदार है ना, टेनेंट जो रहता है, उनको खाली Am I audible? Yes, sir. Now you are. इसमें क्या हुआ था? Yes, सर sir. पता नहीं आपकी सर स्क्रीन शेयर हो रही थी, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों ही नहीं आए थे। अच्छा, पहली बार हुआ है सर इसमें, पहली बार, होता नहीं है इसमें कभी भी। मे बी नेटवर्क सर आज इशू। कुछ नेटवर्क इशू चल भी रहा है, दिल्ली में सो पता नहीं, आज मैंने भी फील किया है आज तो नेटवर्क इशू। ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, वैसे तो आज तक हुआ नहीं ऐसा कभी, फ्लॉलेसली चलता है यूट्यूब। तो ये यूट्यूब कह रहा हूँ, क्या नाम है ये जो भी है, जूम एप्लीकेशन, नेटवर्क भी बढ़िया चलता है। चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच हुआ हुआ 1-2 सेकंड का। कंडीशन प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, सुनाई दिया था कुछ भी कंडीशन प्रेसिडेंट को लेकर? सर आप एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाले थे तभी रुक गया था वीडियो। ठीक है, तो ए जो है, ए एक ऑनर है, एक ऑनर जो है बी का मकान, अपना मकान, ए जो ऑनर है अपना मकान बी को बेचना चाहता है। बी ये कहता है कि भाई साहब मैं मकान तो लूंगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी किराएदार रहते हैं, टेनेंट रहते हैं। वो कहता है कि भाई पहले टेनेंट को खाली करा दीजिएगा, जब आप मकान दोगे तो मुझे टेनेंट खाली चाहिए, मकान पूरा खाली चाहिए, टेनेंट को बाहर निकालेंगे आप, ठीक है, तो तब मैं मकान लेने के लिए रेडी रहूंगा। इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल तो कर ही लिया है, इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल तो कर ही लिया था। अब बात किसकी आती है, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डेट में तो फर्क है ना, सेल डेट तो पहले होती है। तो इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल तो कर लिया, और बाद में लेकिन ये कंडीशन लिख दी थी ए और बी के बीच में कि भाई ए जो है मकान खाली करवा के देगा। हर कोई इंसान चाहेगा भाई पहले जो पुराने किराएदार हैं उनको एविक्ट करवा के दिया जाए, ठीक है, tenant has to be evicted, then only B is going to pay the remaining amount. अब ए जो करता है, ए ने जो टेनेंट थे उनको खाली भी करा दिया, निकलवा दिया, वैकेंट कर दी, ठीक है, प्रीमाइसेस इज वैकेंट नाउ। तो अब जो प्लेंट बनेगी, तो प्लेंट में ये एक पैरा अलग से होगा, पैरा नंबर 5, 6, 7 जो भी व्हाटएवर इट वुड बी, कि ये लॉर्डशिप, लॉर्डशिप तो नहीं, दैट इज करके लिखा जाता है, दैट इज कि on the request of B, the premise is already been vacated, the tenant used to reside there, मैंने अपना जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो भी फुलफिल किया है, तो ये प्लेंट में लिखा जाएगा। Even after that, B is denied to pay the remaining amount and for the execution of this passive performance, ठीक है, तो उसने मना कर दिया है कि I'm not going to sell the, I'm not going to buy it। तो यहाँ पर ए किस लिए जा रहा है, पैसिव परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, तो उसको एक पैरा कंडीशन प्रेसिडेंट का भी लिखना होगा। समझ में आ गई बात? अब इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और द अकरेंस ऑफ व्हिच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड इन हिज प्लीडिंग, अलग से लिखा जाएगा by the plaintiff or the defendant as the case may be, and subject thereto an averment of the performance, कि भाई मैं तो अपनी परफॉर्मेंस कर चुका हूं, सामने वाले की रह गई है, और occurrence of the all the condition precedent necessary for the case of the plaintiff or the defendant shall be implied in his pleading, तो अपनी प्लेडिंग में वही बातें लिखेगा, ठीक है, कि भाई इस प्रॉपर्टी में हमने खरीद बेच की बात करी, एग्रीमेंट टू सेल बन चुका था, बी ने एक कंडीशन रखी थी कि इस प्रॉपर्टी को एविक्ट करवाया जाएगा पहले, देन आई एम गोइंग टू बाय इट, आई एम गोइंग टू पे द फर्दर, एंड ए हैज डन, ए ने एविक्ट करवा लिया है, किराएदारों से मकान खाली भी करा लिया था, इवन दो बी डिनाइड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट एंड बी फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेल डेट, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। So therefore, it is a humbly prayer from this honorable court, kindly compel the B to perform his part of the contract, and another prayer for the legal expenses and all, ठीक है, और this particular court is deemed fit, ये लिखना आप। बन गई ड्राफ्ट, समझ में आ गया क्या लिखेंगे, कंडीशन प्रेसिडेंट लिखेंगे आप, एक सेपरेट पैरा इसका भी हो, आपको सारी चीजें क्या लिखनी है, पैरा वाइज लिखना है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अब आता है नेक्स्ट रूल, डिपार्चर। डिपार्चर क्या होता है, एक होता है अराइवल, एक होता है डिपार्चर, ऐसी होता है ना, अराइवल और डिपार्चर। तो डिपार्चर क्या होता है,
भाई जो आपने अपनी प्लेडिंग में लिखा है ना, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेडिंग में, डिफेंडेंट ने अपने डब्ल्यूएस पे जो लिखा है ना, इस सीमा के अंदर रह के बात करनी है आपको, इस सीमा से बाहर नहीं जाना, इस सीमा से बाहर नहीं जाना। तो इसलिए कहते हैं ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, फालतू की बातें तो ये भी मना कर रहा है कि मटेरियल फैक्ट लिखेंगे। अब वो मटेरियल फैक्ट ही नहीं लिख रहे हैं हम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इधर उधर की बातें लिख दी, और बड़ी प्रॉब्लम। या मटेरियल फैक्ट ही नहीं लिखा तो फिर कोर्ट डिपार्चर नहीं होने देगी। कोर्ट तो फिर भी अलाउ करते, दूसरा वाली पार्टी कहते हैं जनाब मैं क्या इसको, तो मैं तो ढंग से बना के भी नहीं लाया, इन्होंने तो मेरे को ये चीजें बताई भी नहीं, इसमें मेंशन ही नहीं कर रखी प्लेंट में, आज ही आके यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं इधर उधर की। तो दूसरी पार्टी आपके जो भी आपका होगा ना, कोर्ट में हमेशा खड़ी है अपोजिट पार्टी के आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कि ये तो लिखा ही नहीं है इनकी प्लेंट में, प्लेन में ये लॉर्डशिप तो है ही नहीं, तो ये नई चीज कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डिपार्चर। आप अपनी प्लेंट में या डब्ल्यूएस में जो लिख रहे हैं वो प्रॉपरली लिखें, क्योंकि उससे बाहर जैसे ही आप जाओगे तो सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन लगाएगी। नो प्लेटिंग शेल एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। लेकिन मैंने कहा ना कोर्ट तो कर सकती है, अमेंडमेंट हो गया आपको डिपार्चर अलाउ होगा। यानी कुछ चीजें देखो होता क्या है, 6-17 की भी हम बात करेंगे, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 जो कि बाद में बात करता है कि कई बार ऐसा होता है कि जरूरत के टाइम पे जो चीज लिखनी थी वो नहीं लिख पाए, मे बी बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी और मे बी कैन बी ऑफ एनी अदर रीजन, जहाँ पे जो पार्टीज हैं वो अपना फैक्ट ढंग से कोर्ट नहीं कर पाई वकील साहब को, या कई बार जैसे नए एडवोकेट्स हैं तो वो बहुत चीजें नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज ड्राफ्टिंग हैज टू बी बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती है कि व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, ठीक है, कंटेंट क्या होना चाहिए, कितनी बात लिखनी कितनी छोड़नी है, इग्नोरेंस होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो बाद में हम अमेंडमेंट मांगते हैं। तो डिपार्चर, नो प्लेडिंग शेल रेज एनी न्यू ग्राउंड, नया ग्राउंड नहीं होना चाहिए क्लेम का, और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लेडिंग ऑफ द पार्टी, प्लेडिंग द सेम, ठीक है। ऐसा नहीं कि नए ग्राउंड लिया, आपने तो लिखा ही नहीं था प्लेन्स में, फिर आप इधर उधर की बात कैसे कर रहे हैं और रिसिप्ट को क्लेम कैसे कर सकते हैं। आपको लिखना चाहिए था, मैं इसका डिफेंडेंट रिप्लाई देता, उसी में लिखता। तो ये डिपार्चर नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना कि रूल नंबर डिपार्चर कहाँ दे रखा है। तो रूल नंबर 6 का 6 भी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 6 का 7 भी इंपॉर्टेंट होगा, और 2 तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जबकि 5 तो ऑलरेडी रिपील्ड है। 8th रूल क्या कहता है, डिनायल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिनायल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट where the contract is alleged in any pleading, a bare denial, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, छोटी सी बात है बस, सिर्फ डिनायल करने देने से, bare denial of the same by the opposite party shall be considered only as a denial in the fact of the express contract alleged or of the matter of the fact from the same may be implied, and not the denial of the legality or the sufficiency in the law of the such contract। भाई ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए और बी में जब ए ने जब मुकदमा डाला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, बी कह रहा है ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसके बी के मना करने पे, डिनायल करने पे, इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि भाई ये जो डिनायल कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कर रहा है, इट इज ओनली अबाउट द फैक्ट्स। इसका जो डिनायल है बी का, इट इज नॉट डीलिंग विद द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा, बिकॉज इट सिंपली डिनाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द लीगैलिटी ऑफ इट। अगर आपको लीगैलिटी को चैलेंज करना है तो यू हैव टू कोट अ सेपरेट पैरा, आपको अलग से पैरा या उसी में लिखना होगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई आई एम नॉट अबाइडिंग बाय इट, मैं इसको क्यों अबाइड नहीं कर रहा हूं, मैं सपोज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं इसको क्यों अबाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इट इज नॉट अ लीगल, देन यू हैव टू मेंशन कि व्हाई इट इज नॉट अ लीगल, लीगल क्यों नहीं है, लीगल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एम्प्लॉय ये कहेगा, एम्प्लॉय ये कह सकता है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने मेरे और अपने बीच में किया है वो अपने आप में लीगल नहीं है, दैट इज अ रीजन आई एम नॉट अबाइडिंग इट। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर ने साइन करवाए थे एम्प्लॉय से इस बात पे कि जब अगर आप नौकरी छोड़ के जाएंगे, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए थी,
सैलरी थी 10,000 रुपए, अगर आप नौकरी छोड़ के गए तो आपको मुझे 1 लाख रुपए देना होगा। 1 लाख रुपए हर जाने के रूप में एम्प्लॉयर को देना होगा अगर आप नौकरी छोड़ के गए। Just tell me, is it a valid? हाँ जी, क्या ये वैलिड है? ये कंडीशन No, sir. वैलिड है? इट्स नॉट अ वैलिड कंडीशन। अरे 10,000 रुपए की सैलरी है, 1 लाख रुपए तुम कंपनसेशन मांग रहे हो, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो ये इनवैलिड है। इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करना तो यू हैव टू कोट इट। सिर्फ कह देने से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे बीच में हुआ ही नहीं है, कह देने से सिर्फ इस बात को, तो ये इस बात का फैक्ट तो है कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एम्प्लॉय ने कहा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था सर्विस को लेकर, वट एवर द सर्विस वुड बी, हम कह रहे हैं कि देयर वाज अ नो कॉन्ट्रैक्ट। उससे ये मेरे ये कहने से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये नहीं साबित हो जाता है कि इट इज नॉट अ डिनायल ऑफ द लीगैलिटी और द सफिशिएंसी इन द लॉ ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली भी है या नहीं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है तो यू हैव टू पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कि व्हाई इट इज नॉट लीगल, क्योंकि उसमें टर्म एंड कंडीशन ऐसी लिखी है जो कोई भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? रूल नंबर 8 आपको मेंशन करना होगा अगर आप लीगैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट फिर इस पे भी बात करेगा ना। कोर्ट पहले देख लेगा, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपने मना करा, लेकिन सामने वाली पार्टी अगले डेट पे लिया डॉक्यूमेंट उठा गए, जनाब ये देखिए डॉक्यूमेंट। वैसे तो पार्टी डॉक्यूमेंट लगाएगी। ठीक है, देखो पार्टी जब प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करेगा किसके खिलाफ? एम्प्लॉय के खिलाफ, तो वो अपना डॉक्यूमेंट तो लगाएगा ही कि देखो देयर वाज अ टर्म एंड कंडीशन, ये कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया। तो ये एम्प्लॉय क्या कहेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ठीक नहीं है। सिर्फ डिनायल करने से कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर उन्होंने साइन किया वो भी मना हो जाएंगी। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू मेंशन इट, व्हाट वाज द ग्राउंड कि क्यों वो लीगल नहीं है। नाउ इफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, whenever the content of any document or material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्राफ्टिंग सीख रहे हो आप, समझ लो। ये देखो जब भी हम ये प्लेंट बनाएंगे, ए ने कहा भाई ये जो मकान है मैंने इनसे खरीदा है बी से, ए मैंने मकान बी से खरीदा है और हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, फिर सेल डीड हुई। सेल डीड में क्या हुआ, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, कितने की प्रॉपर्टी ली, कई कितने में कौन विटनेस था, ठीक है, और ये जो मकान है किससे बना हुआ है, सेल डीड आपने देखी होगी। तो से एक डॉक्यूमेंट आप लगाते हो जब भी, देखो आप कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सूट फाइल करेंगे, सामने मान के चलो कि बी ने मकान देने से मना कर दिया, बी ने वो मकान बेचने से मना कर दिया, तो आप जा रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ए या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है, कंपनसेशन के लिए जा सकता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव जा सकता है ना। द क्वेश्चन इज दैट कि अगर जब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है कि जनाब मुझे मकान दिलवाया जाए बी से, बी को दबाव डाला जाए कि वो अपने मकान को बेचे, मेरे को बेचे, तो ए जो लिखेगा कि भाई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हुआ, सेल डीड हुई, तो उसको ये लिखना है सेल डीड हुई, हमारे बीच में सेल डीड हुई, डेटेड ऑन दिस, डेटेड ऑन 12 मार्च वट एवर द डेट, 12 दिसंबर जो भी है 2021 को हुई। कहां पर हुई, इतनी सी बात लिखनी है। अब ये जो ए है, सेल डीड की कॉपी तो लगाएगा ना, सॉरी सेल डीड कह रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी तो लगाएगा ना, नहीं लगाएगा क्या? एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी लगाएगा। तो क्या जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है सारा अपना ये प्लेंट में कॉपी करेगा क्या? पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अरे जब डॉक्यूमेंट लगा रहा है, कोर्ट को जरूरत पड़ेगी तो वो डॉक्यूमेंट ही देख लेगा, एग्रीमेंट टू सेल ही देख लेगा। तो एनेक्जर नंबर 1 एग्रीमेंट टू सेल, इतना मात्र लिखना काफी होगा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, कौन सी डेट पे हुआ, कितना अमाउंट दिया जाना था, ब्रीफ में लिख देगा। उस पूरे डॉक्यूमेंट की जो समरी होगी, जैसे आप प्रेसी राइटिंग करते हैं ना, उस डॉक्यूमेंट की समरी लिखोगे आप अपनी प्लेट में, एक पैरा में, 1 या 2 पैरा में। ठीक है, समझ में आ गया रूल नंबर 9? हाँ जी। Yes, sir. Whenever
wherever the content of the document or material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible. इसका कीवर्ड क्या है? briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof. तो हमें पूरा कॉपी नहीं करना, सेल डेट को पूरा कॉपी करके प्लेट में नहीं लिखना, unless the precise word of the document or the part thereof are material. ठीक है, सिर्फ उतनी बात लिखनी है जितना मटेरियल चीजें हैं. ओके अच्छा, रूल नंबर 6, ये जो ऑर्डर नंबर 6 से कभी डिटेल में पढ़ा था? हाँ जी, हर एक रूल को पढ़ा सर, ये- इतना डिटेल में? नो सर, इसकी तो प्लेन रीडिंग की है, बस वो लास्ट की जो 16 एंड 17 है वो डिटेल में की है. ठीक है, लेकिन इसको सर, पढ़ना, अगर नॉलेज बढ़ती है. हाँ जी, एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है सर, वो ओरल एग्रीमेंट हो तो? ओरल एग्रीमेंट है तो ओरल एग्रीमेंट भी तो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो ओरल भी हो सकता है. तो ओरली लिखोगे कि भाई हमारे और इसके बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ था, भाई इतना लिखना काफी होगा. ओरल एग्रीमेंट हुआ था, कौन किन के सामने हुआ, वो फिर अपने एविडेंस में प्रूफ करोगे, विटनेस को बुलाओगे, ओके किन्हीं के तो सामने हुआ होगा. अब तुमने नहीं किया किसी के भी सामने तो फिर वो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, डिफिकल्ट टू प्रूव. इसलिए तो बोलते हैं 91 को फॉलो कीजिए. आज जो बात कही आप और मैं ही भूल जाएंगे क्या बात हुई थी हमारे बीच में. रूल नंबर 10, मैलिस एंड द नॉलेज एक्सेट्रा. ये भी लिखना होगा कि सामने वाले की इंटेंशन क्या थी. वैसे तो ये रिलेवेंट फैक्ट लग रहा है, वैसे तो ये फैक्टा प्रोविंशिया लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना पड़ता है कि प्लेन में के सामने वाले को ये पता था, उसको नॉलेज थी, तब भी उसने मेरे साथ ऐसा किया. He was aware about कि जो मैं मकान खरीदने जा रहा हूँ, he was aware about, मैं अपनी प्लेन में लिखूंगा your lordship, B was aware about that the I'm going to pay for this house जो which I'm going to purchase. इसको खरीदने के लिए मैंने अपना प्लॉट बेचूंगा और मैंने बेचा है. This was within the knowledge of the B even though he has denied it. तो ये उसके स्पेशल नॉलेज में हो गई ना. बी को ये पता था कि ए की बेटी की शादी है, बी को पता है कि ए की बेटी की शादी है और उसने ए ने अपनी बेटी के लिए मैरिज हॉल बुक किया था. तो बी ने क्या कर दिया, इतनी बात पता होने के बाद भी इसने सी को मैरिज हॉल उस डेट पे बुक कर दिया, जबकि उसे पता है कि भाई ये तो शादी का टाइम है, तो शादी बारात आएगी तो कहाँ रुकेगी. ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज उसको पता थी, तब भी उसने मेरे साथ धोखा दिया. ही वॉज हैविंग अ मैलिशियस इंटेंशन, या नॉलेज थी. ठीक है, अगर आपको पता होगा, जैसे अगर शादी होती है तो फोटोग्राफर कितना इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फोटोग्राफर कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो फोटोग्राफर ने क्या करा, कहीं से उसको ज्यादा पैसे मिल गए तो वहां भाग गया. ऐसा होता है कई बार. तो अब अगर डैमेजेस मांगे जाएंगे तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलेंगे. तो ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी आपको कि भाई उसको नॉलेज थी, वॉज अवेयर अबाउट कि मैं जो प्रॉपर्टी का पैसा दूंगा, अपना एक मकान बेच के दूंगा, मैंने अपना मकान भी बेच दिया. ही वॉज विद इन द नॉलेज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी. या कोई सामने वाला रिवेंज लेना चाहता है, उसकी द्वेष भावना थी, ये आपको बताना पड़ेगा. Wherever it is a material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind, any person. ठीक है, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में तो कोर्ट खुद पूछ लेगी. ठीक है. 11 नोटिस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या लिखा हो सकता है इसमें, आप बताइए. आप लोगों ने चलो बेयर रीडिंग तो करी होगी, क्या लिखा हो सकता है इसमें? हाँ जी, नोटिस क्या लिखा होगा बताइए. यामिनी, सीमा. अगर उसने कोई प्लेंट फाइल करने से पहले अगर कोई नोटिस भी दिया है पार्टी को, तो उसको भी वो फैक्ट करके बताएगा कि आई हैव गिवन द नोटिस टू डिफेंडेंट. और ये हाँ जी, देखो हर चीज में नोटिस तो देना ही होता है. नोटिस है भाई कि आराम से सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी क्या करनी, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े. आपको पता है सेक्शन 80 में हमें सीपीसी में नोटिस देना होता है. सीपीसी में ये नोटिस देना होता है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हम सू करने जा रहे हैं, नोटिस वहां भी देना होता है. तो आप एक अलग से पैरा बनाएंगे कि that is the notice has already been issued to that even though they have not replied. That is the notice has already been given to the defendant for the eviction within a certain time period even though is not complied with the notice, and that's the reason coming before this or lordship. ठीक है.
ऐसे करके आपको एक पैरा बनाना पड़ेगा, पढ़ लीजिए। Whenever it is a material to read notice to any person of any fact, बताना था कि भाई हमने उसको नोटिस दिया है किसी मैटर का या थिंग का, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form of the precise terms of the such notice or the circumstances from which such notice to be inferred are material। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको पैरा, जहां नोटिस के बारे में तो लिखना ही होता है लास्ट में। Now what is implied contract or the relation? Whenever any contract or the relation between any person is to be implied from the series of the letter, ये भी important है। देखो कई बार क्या होता है, जब हम अपना ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हर चीज को लिखते तो है नहीं, हर चीज तो लिखते नहीं है। देखो कई बार फोन पे भी काम चलता है और इम्प्लाइड होता है कि भैया ठीक है भाई वो भेज देना जरा 10 टन ऑफ राइस भेज देना इस बारी। तो अब सपोज करो बी को उसने कहा और बी ने वो कंप्लाई नहीं करा, बी ने कंप्लाई नहीं करा तो एक कोर्ट पहुंच जाता है। तो ए क्या कर सकता है, देखिए जनाब हमारे बीच में पुराने जो लेटर्स है ना, ये पुराने जो लेटर्स हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन होती आई है, ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन कई सालों से चल रही है, इस तरीके का हमारा बिजनेस होता है। तो वो लेटर जो है हल्का सा उसमें कोट कर दिया जाएगा और वैसे वो एनेक्सर के रूप में भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो इम्प्लाइड शो करेगा कि हाँ इस बारी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में और बी जो डिफॉल्ट कर गया है। तो whenever any contact or any relation between any person is to be implied, रिलेशन को लेकर भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चल रहा है उससे संबंधित अगर कोई दावे जब डाले गए तो कोई लेटर्स लिखे गए हैं तो वो भी रेलेवेंट हो जाते हैं, वो आप कोट कर सकते हैं। देखो बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेटर चिपका देंगे, जो अंदर लिखा है कि लेटर में हमारे क्या क्या बातें होती थी वो पूरा नहीं चिपकाना, कट पेस्ट नहीं करना, ब्रीफ मैनर में लिखना है। प्लेंड जितनी ब्रीफ हो, जितनी स्मार्टली ड्राफ्ट हो उतना बढ़िया है, प्लेडिंग्स जितनी स्मार्टली ड्राफ्टेड होनी चाहिए। Whenever any contract or any relation between any person is to be implied from the series of the letter or conversation, उनके बीच में क्या बातचीत होती रही थी, और otherwise from a number of circumstances it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact, कि हमारे बीच में तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन होती आई है, तो इस बार भी हमने चावल मंगाए थे, उन्होंने मना कर दिए, टाइमली नहीं दिए। एंड टू रेफर जनरली टू सच लेटर, और हम उस लेटर का विवरण दे देंगे, ठीक है। रेफर जनरली टू सच लेटर्स, कन्वर्सेशन और सर्कमस्टेंस विदाउट सेटिंग आउट देम इन अ डिटेल। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना लेटर, पूरा कोटी कट पेस्ट नहीं करना। एंड इफ इन सच केस द पर्सन सो प्लेडिंग डिजायर टू रिलाई ऑन अल्टरनेटिव upon more contracts or relation than one as to be implied from the circumstance, he may state the same in the alternative। इतना ही काफी है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो। आपको सिर्फ उसमें वो चीजें लिखना है, सारी चीजें नहीं लिखनी है, मेंशन करना है कि भाई हमारी इस तरीके की बातें होती है, तो हमारे इस बारे भी इस तरीके का ट्रांजेक्शन हुई थी बट ही फेल्ड इट। प्रेजम्पशन ऑफ द लॉ, आपको बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है ये नहीं लिखना कि जनाब बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन पे है, या कोर्ट शैल प्रेज्यूम करे, मैं प्रेज्यूम करे, ये सारी चीजें नहीं लिखनी अपनी प्लेंट में। Neither the party need in any pleading allege any matter of the fact which the law presume in his favor, कि ये बात मेरे फेवर में है, ये उसके अगेंस्ट में है, or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has been first specifically denied, ठीक है। लेकिन इन चीज में मेंशन कर सकते हैं कंसीडरेशन फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज विद द प्लेंटिफ सू ओनली ऑन द बिल एंड नॉट फॉर द कंसीडरेशन ऑफ सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ द क्लेम। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना लिखना है आपको, बर्डन ऑफ प्रूफ और ये प्रेजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है प्लेंट में कि योर लॉर्डशिप द प्रेजम्पशन ऑन दैट पर्सन, ठीक है। प्रेजम्पशन आप जानते हैं, प्रेजम्पशन दो चीजों को हो सकता है, फैक्ट का, लॉ का, ठीक है, वो चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बात की एविडेंस, बाद की बातें हैं। ओके गाइस, एंड देन लास्टली 14 एंड 15 जो है, अल्टीमेटली जब आपने अच्छी से ड्राफ्टिंग कर ली है, प्रिंट बना ली है, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, इसको आप इसको साइन करेंगे, वकील साहब के भी साइन होंगे, ठीक है, और इसके बाद वेरिफिकेशन होगी लास्ट में बॉटम में। जरूरी नहीं बॉटम पे ही हो, ऊपर भी आ सकती है वेरिफिकेशन, जहां खत्म हो रहा है वहां पे वेरीफाई करेंगे आप अपनी प्लेंट को, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में आपको क्या लिखना है, एक तो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ये जो बात है ये मेरी नॉलेज की है, मैं प्लेंटिफ हूँ, ये मेरे दिमाग की बात है, मैं अवेयर हूँ, इट इज द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज
एंड देन आप क्या लिखेंगे, और कुछ चीजें होती है जिसको आपको दूसरे ने बताया, जैसे वकील साहब ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी आप पैरा मेंशन करेंगे कि पैरा नंबर 1 से लेकर 10 तक तो ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, टू डू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वकील साहब, वो आप पैरा जो होंगे वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। सो प्लीडिंग टू बी साइंड, रूल नंबर 14, प्लीडिंग टू बी साइंड होनी चाहिए। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी इन हिज प्लीडर, दोनों की साइड से होगी। प्लीडर तो वकालतनामा भी लगाएंगे। Provided that where a party pleading is by reason of absence or other good cause unable to sign, कई बार हो सकता है कोई इंसान साइन नहीं कर पा रहा है, it may be signed by any person duly authorized by him, ठीक है, to sign the same and to sue or defend on his behalf, ठीक है, मुकदमा किया जा सकता है और डिफेंड भी कर सकता है किसी और के बिहाफ पे। एड्रेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 14 का ए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये 14 का ए? 14 का ए बाद में ऐड किया गया है 1976। देखो सीपीसी में मैक्सिमम 1976 या 2002 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। 1976 ये जो है एड्रेस ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस। अब फ्यूचर में भाई प्लान तो बन गई है आपकी, ठीक है, अच्छे से ड्राफ्ट भी हो गया। फ्यूचर में जो नोटिस जाएंगे, कोर्ट नोटिस भी तो भेजेगी टाइम टू टाइम, तो नोटिस कहाँ जाएंगे, वो एक एड्रेस भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस जिसको बोलते हैं। तो ये पार्टीज की ड्यूटी है कि आप अपना रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन करवाएं, प्रॉपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए, कोर्ट के रिकॉर्ड पे होना चाहिए। कहाँ भेजेगी कोर्ट नोटिस? अगर आपने गलत भेज दिया, गलत ऐसे करा दिया तो भी समस्या है। तो एवरी प्लीडिंग when filed by the party shall be accompanied by the statement in the prescribed form, प्रॉपर एक फॉर्म होगा, shall be accompanied by the statement in the prescribed form, signed होगा as provided in the rule number 14 regarding the address of the parties, ठीक है। Such address may from the time to time be changed, अगर आपको बाद में लगता है कि एड्रेस को चेंज कराना है तो आप चेंज भी करवा सकते हैं। While lodging in the court, a form duly filled up and the stating the new address, अपना नया एड्रेस चेंज करवा लेंगे and accompanied by the verification, ठीक है, वेरिफिकेशन भी लगेगा इसमें, अल्टीमेटली एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो। एड्रेस फर्निशिंग द स्टेटमेंट एड्रेस रूल नंबर 1 शैल बी कॉल्ड रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया गया। तो कोर्ट आगे फ्यूचर में जो भी नोटिस वगैरह भेजेगी तो उसी एड्रेस पे भेजेगी। एंड शैल अंटिल द ड्यूली चेंज एज ऑफ सेड, जब तक वो बदलाव ना किया जाए, बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑल द प्रोसेस, जब तक बदलाव नहीं आएगा उस एड्रेस में, वही एड्रेस जो आपने रजिस्टर करा उसी पे सारी चीजें भेजी जाएगी। इन द सूट और इन एनी अपील, सूट में ही नहीं अपील में भी वही एड्रेस चलेगा। इन एनी अपील फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर देयर इन मेड एंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन आल्सो, एंड शैल होल्ड गुड सब्जेक्ट एज ऑफ सेट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ मैटर, तो 2 साल तक भी वो एड्रेस चलता ही रहेगा। आपको पता ही होगा वैसे जब हम प्लीडिंग फाइल करते हैं, प्लेंट जब लगाते हैं तो उसमें हम अपना सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इन द कोर्ट ऑफ लिखेंगे, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है, नाम लिख देते हैं, उसके बाद ऑफ 30 हजारी दिल्ली, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं 30 हजारी दिल्ली, फिर ये डैश सा लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख के सूट नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सूट नंबर जब हम दावा डाल रहे हैं डैश 2021। इसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे ए है, ए के बाद सन ऑफ लिखेंगे या डॉटर ऑफ, उसके बाद रेजिडेंस ऑफ लिखते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक रजिस्टर्ड एड्रेस है, आप कहाँ रहते हैं। फिर भी आपको एक फॉर्म में एनेक्स करके लगाना होगा व्हाट इट वुड बी और रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन होगी इसी एड्रेस पर होगी, दोनों पार्टीज करेंगे। Okay guys, now then the service of any process may be effected upon a party, service of any process may be effected upon the party at its registered address से भेजे जाएंगे in respect of as दो such party reside there है, मानो कि वो पार्टी वहीं रहती है। Where the registered address of the party discovered the court is to be incomplete, कोर्ट को लगता है ये तो incomplete address है, false है, fictitious है, the court में either of its own motion, खुद या फिर एप्लीकेशन लगाने पे other party, application of any party, order क्या करेगी, in the case where the search registered address was furnished by the plaintiff, stay of the suit। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे राइट भी डिफीट हो रहा है कहीं ना कहीं,
अगर आपने गलत एड्रेस दे दिया, प्लेंटिफ ने अगर गलत एड्रेस दे दिया, इन द केस वे द रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय द प्लेंटिफ ने दिया है तो उसका सूट स्टे कर देगी। और इन केस वे द रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट, इज डिफेंस बी स्ट्रक आउट, उसका डिफेंस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। एक केस में शायद हमने पढ़ा या आगे पढ़ेंगे कि जब एक डिफेंस स्ट्रक आउट करा तो कोर्ट में बाद में इसने एप्लीकेशन लगाई कि उसका डिफेंस जो है स्ट्रक आउट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्श रेमेडी होती है। डिफेंडेंट का जो राइट है, राइट ऑफ डिफेंस और राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर वो स्ट्रक आउट कर दिया गया है तो कोर्ट ने ये बहुत हार्श रेमेडी यूज करी है। लाइटली रिजॉर्ट नहीं होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। बट हाँ डेफिनेटली वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है, डिफेंडेंट गलत एड्रेस दे रहा है। कोर्ट कैन strike out his right and he be placed in the same position as if he had not put any defense, मानो कि उसने कोई डिफेंस रखा ही नहीं, तो ये किया जा सकता है गलत एड्रेस देने पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अगर प्लेंटिफ गलत एड्रेस दे रहा है तो क्या होगा, सूट क्या होगा, सूट उसका यहाँ स्टे हो रहा है और आगे हम जब पढ़ेंगे तो कई जगह उसका सूट डिसमिस भी हो जाता है, ठीक है, एक जगह डिसमिस भी होगा। नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ ये क्या कहते हैं एड्रेस की वजह से नहीं, कोई और एक ग्राउंड है जहां पर प्लेंटिफ का जो सूट होगा वो डिसमिस भी हो जाएगा और डिफेंडेंट का जो राइट होगा वो स्ट्राइक आउट भी होगा, ठीक है, अगर डिफेंडेंट है तो। नाउ वेयर अ सूट इज स्टेट और डिफेंडेंट इज स्ट्रक आउट, अगर वो हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको पता है, कोर्ट अगर एक्शन लेती है, एक्शन का रिएक्शन फिर उसके बाद तोड़ कानून में है ही, तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट क्या कह सकते हैं, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट गुड शो मीन द अपना सही एड्रेस दे देंगे, कोर्ट में अप्लाई करेंगे ऑर्डर टू बी सेट असाइड पे, जो ऑर्डर कोर्ट ने पास करा है सेट असाइड कर दिया जाए। एज द केस में बी एन ऑर्डर कोर्ट क्या कर देगी, स्ट्राइक आउट कर देगी, उसका डिफेंस जो किया है वो हटा देगी, लेकिन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए ना, गलत एड्रेस क्यों हो गया, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ कहने से तुम्हारे काम चल जाएगा। द कोर्ट इफ सेटिस्फाइड that the party was prevented by any sufficient cause from filing the true address, प्रॉपर टाइम पे उसको रोका गया था किसी भी कारणवश कि वो सही एड्रेस ना दे पाए, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होगी देन ओनली द जो स्ट्राइक आउट हो गया था उसका डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का जो सूट स्टे हो गया था, द ऑर्डर कैन बी सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ स्टे और स्ट्राइकिंग आउट द डिफेंस ऑन सच टर्म एज टू द कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी कोर्ट कॉस्ट लगा देगी, or otherwise as think fit and the shall appoint a day for the proceeding with the such suit, तो उसके बाद कोर्ट आगे चलेगी, प्रोसीड करेगी। Nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of the process any other address if for any reason if think fit so, nothing in this rule shall prevent, रोकता नहीं है कोर्ट को ये कानून, from directing the service of the process at any other address, कोर्ट चाहे तो, कोर्ट को पता है कि भाई एड्रेस पे संबंध की तामील जो भी नोटिस तो सर्व नहीं होगा, कोर्ट चाहे तो किसी और एड्रेस पे जो किसी भी कारणवश रिकॉर्ड पे है तो वहां पे भी समन या नोटिस भेज सकती है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया सारा। यस एक बार सर। आप प्लेन रीडिंग लगा लेना। सर हाँ एक जी तरफ से बोल रहे हैं कि उसका प्लेन जो है स्टे हो जाएगा, उसका डिफेंडेंट का वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा, तो प्लेन जो है वो कब तक स्टे रहेगा? जब तक वो एड्रेस नहीं देगा ढंग से। तो सर अगर मान लो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा कोर्ट को कि उसने एड्रेस क्यों गलत दिया? भाई एड्रेस चेंज हो गया था, गलत एड्रेस था, एड्रेस चेंज हो अगर गया, वो उसने मैं आगे पहले जब मैं सूट फाइल करा तब ठीक था, अब दूसरा उसने चेंज हो गया तो उसको बताना भी पड़ेगा, सर्विस तो वहां पे नोटिस हो नहीं रहे हैं भाई, अगर एड्रेस चेंज हो गया तो कोर्ट नोटिस भेजेगी, तो वो बार बार फेल हो रहे हैं, तो तुम्हारी ड्यूटी है ना कि भाई एड्रेस चेंज हो गया तो बताना चाहिए, चेंज ऑफ एड्रेस है। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये मतलब कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है उसकी इन सब रीडिंग से, तो फिर वो कोर्ट क्या करेंगे सेटिस्फाई हो उसको? जाती है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, अपील कर लेगा, ओके अपील करेगा, क्योंकि कोर्ट ने एक मामले में ये कहा है, मैंने करा दिया था क्या वो केस आपको? हाँ जी हमने, आप बताइए, मैंने केस कराया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिस इज अ वेरी हार्श ऑर्डर, इट शुड नॉट बी यूज्ड लाइटली। जैसे कराया तो था, सर केस कौन शायद सा था कराया था। कराया था तो केस का नाम है। जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरीके के जहाँ पे ये राइट को, जिसमें एक मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या मैंने आपको वो केस कराया है,
गुंडा जी शितवाजी सिंधे कौन सा केस था? सर ये तो 9 पर है। वो केस जो मैंने कराया ना वो संग्राम सिंह संग्राम सिंह। संग्राम सिंह में इसका राइट डिफेक्ट कर दिया था ना क्रॉस का। तो कोर्ट ने तो इसमें तो, लेकिन ये भी केस नहीं है, उसमें तो कोर्ट ने कहा भाई ठीक है सर क्रॉस का राइट नहीं, कोर्ट की विवेकता पे डिपेंड करता है वो उसको राइट टू क्रॉस दे ना दे, क्योंकि 3 डेट पे नहीं आया था, चौथी डेट पे आ रहा है, उसको प्रोसीड आगे केस में बने रहने का राइट तो होगा। ठीक है, संग्राम सिंह का केस ही है। एक बहुत लीडिंग केस था, मैंने कराया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ दैट केस, जिसमें कोर्ट ने स्ट्राइक आउट कर दिया था डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट को आई मीन बहुत इजीली ये यूज नहीं करना चाहिए स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस ही नहीं होगा तो केस तो खत्म ही हो गया डिफेंडेंट की साइड से। ठीक है, बचा क्या है फिर, उसको अपना केस को डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। चलो 15 करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेटिंग। वेरिफिकेशन आप जानते हैं, जब प्लेंट बनती है तो उसके बाद वेरिफिकेशन का एक क्लास में पैरा सा होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। कोर्ट भी देखिए ड्यूली इंस्टीट्यूटेड में वेरीफाइड ना हो तो चल जाएगा क्या? ड्यूली इंस्टीट्यूट में अगर प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं है तो चल जाएगा क्या? सूट इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा? आंसर इज नो। ठीक है, तो save as otherwise provided by any law for the timing in force, every pleading shall be verified. Every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by one of some other person proved to the satisfaction of the court to be the acquainted with the fact of the case. ठीक है, जो भी वो जानता है उस केस के बारे में। Person verifying shall specify by the reference to the number para. उन पैरास की तरफ लेकर जाएगा, वो बताएगा कि पैरा नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है what he verifies of his own knowledge to the best of my knowledge and belief, and what he verifies upon the information received. पैरा नंबर 11 से लेकर 13 तक जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन किससे मिली है? वकील साहब से मिली है कि आई एम एंटाइटल्ड टू गेट लीगल एक्सपेंसेस भी, ये भी वो भी, जो चीज है वो तो वकील साहब ने जो बताई होगी। एंड बिलीव टू बी ट्रू, मुझे लगता है कि वो सही है 11 से 13। तो ऐसे करके आपको नंबरिंग देनी होगी, कौन से पैरा आप खुद जानते हैं, कौन से पैरा की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है, वकील साहब ने दी है तो वो भी मेंशन करना होगा। ठीक है, द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, शैल आल्सो स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। ठीक है, वेरिफिकेशन आपने देखा ही होगा, नीचे बॉटम में होता है, उसमें डेट वेट सब चीज लिखी होती है और किस जगह पे हुई है। ठीक है, प्लेस। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग, the person verifying the pleading shall also furnish an affidavit. जब भी हम प्लेंट लगाते हैं तो प्लेंट को तो हम वेरीफाई करेंगे लास्ट में, तो जो हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उसी चीज का हम एफिडेविट भी लगाते हैं। जब हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, एफिडेविट। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 19 तो उसमें एफिडेविट की बात की गई, एफिडेविट किन किन चीजों के लिए दिया जाता है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक कोर्ट में एफिडेविट जो है वो मांगा गया है। मांगा क्या गया, रूल है। एक तो ये एफिडेविट हो गया, प्लीडिंग के साथ लगेगा एफिडेविट, प्लीडिंग के साथ एफिडेविट लगेगा। दूसरा एफिडेविट कब लगता है? जब आप एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट दे रहे हैं, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट दे रहे हैं, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट। ठीक है, एग्जामिनेशन चीफ। तीसरा क्या हो सकता है, जब कोर्ट आपसे कहे कि एफिडेविट दीजिए इस बात का, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। बताइए जरा कहां पर है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? कहीं लिखा है इसके बारे में, जिक्र है कहीं? हाँ जी, कहीं जिक्र है कि कोर्ट ऑर्डर देगा कि एफिडेविट पे बताइए जो कुछ बताना चाह रहे हैं। कौन बताएगा? हाँ यामिनी आप बताइए जल्दी से। ऑर्डर 19 में। ऑर्डर 19 और बताइए। चलिए सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं कि भाई कोर्ट भी तो कह सकता है इस बात का जो आप कह रहे हैं उसको एफिडेविट पे कहिए। सर कमीशन। कमीशन क्या? सर कमीशन जब भेजा जाता है तो जो भी कमीशन में वो रिप्लाई चलो छोड़ो कोई बात देते हैं नहीं, तो वो सारे तो एफिडेविट में होते हैं। तो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट जो है ना कहाँ पे ऑर्डर देता है? अरे सेक्शन नंबर 30 पढ़ो,
30 का जो सी है, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट, ठीक है, याद रखना ऑर्डर सेक्शन 30 का सी, 30 का सी कोर्ट कहेगा ना जो आप कह रहे हो ना, हवा में कल को अपनी बात से मुकर जाओगे, एफिडेविट लगाइए, ठीक है, उस चीज में भी एफिडेविट चलता है। अब ये केस कर लेते हैं भिकाई जी किरजलाल, भिकाजी वर्सेस किरजलाल। A defect in the matter of the signing and verification of the pleading is merely an irregularity. अगर गलती से साइन थोड़े इधर उधर हो गए तो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, या डिफेक्ट इन द मैटर ऑफ द साइनिंग एंड द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इज मेरली एन इरेगुलरिटी एंड कैन बी करेक्टेड एट अ लेटर स्टेज, बाद में इसको करेक्ट भी किया जा सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट एंड द सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड nor order be passed against the party on the ground of defect or irregularity in the signing on verification of the plaint and WS. सूट डिसमिस नहीं हो जाएगा, ठीक है, ना ही ऐसा कोई एडवर्स ऑर्डर पास हो जाएगा सिर्फ वेरिफिकेशन में अगर कोई गलती आ गई है, इरेगुलरिटी इन द साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेंट एंड WS। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी न्याय से कोई इंसान वंचित नहीं रहना चाहिए। जहां कोर्ट चीजें प्रोसीड कर सकती है आगे, तो इरेगुलरिटी को इग्नोर तो नहीं करेगी, पार्टी को ऑप्शन देगी भाई आप इस चीज को सही कर लीजिए, और इरेगुलरिटी से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इरेगुलरिटी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ग्राउंड फॉर द डिसमिसल ऑफ द प्लीडिंग्स और द प्लेंट। सूट डिसमिस नहीं होगा, प्लेन डिसमिस, सॉरी सूट डिसमिस होता है, ठीक है, वर्ड का भी तो खेल है, आज इसको हम कैसे बोल रहे हैं। सूट डिसमिस होगा, प्लेन डिसमिस नहीं होती है। प्लेन या तो रिजेक्ट होती है, रिटर्न होती है, और पूरा का पूरा सूट जो है वो डिसमिस होता है, ठीक है। 16 भी पढ़ डालते हैं। 16 कहता है स्ट्राइकिंग आउट द प्लेडिंग्स। अब देखो कई बार बहुत सारी चीजें जब हम प्लेडिंग बनाते हैं तो हमें भी थोड़ा आइडिया नहीं होता कई बार, तो कुछ चीजें गलत लिख दी जाती है, अननेसेसरी चीजें लिख दी। ये जो 3 वर्ड है ना, ए बी सी, तीनों लाइंस आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है स्ट्राइकिंग आउट द प्लेडिंग का एमसीक्यू कौन सा है, तो कम से कम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के बनते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पस ओनली। और इस पे मेंस का तो क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है सर, ठीक है, वो आप ये 2 केस में लिखा ही रहा हूं। द कोर्ट मेट एनी स्टेज, कौन से स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे। द कोर्ट मेट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू स्ट्राइक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन द प्लीडिंग। कोर्ट कहेगा भाई इसको तो अमेंड कीजिए, स्ट्राइक आउट कीजिए, हटाइए इसको। जनरली वैसे कोर्ट जो है प्लीडिंग के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन हावेवर बहुत सारी चीजें कई बार प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐसी चीजें लगती है, लिख देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, भद्दी चीजें लिख देते हैं, भद्दी चीजें लिख दी, ठीक है। फ्रिवलस, टाइम वेस्ट करवाना है कोर्ट का। वैक्सीसियस है, द्वेष भावना, ऊटपटांग बातें लिख रहे हैं। which tend to prejudice or embarrass the delay the fair trial of the suit, ठीक है, ट्रायल के स्पेलिंग गलत है of the suit, or which is otherwise an abuse of the process of the court, ultimately कोर्ट का टाइम खराब करेगा। तो कोर्ट उन चीजों को स्ट्राइक आउट करवा सकती है, हटाएगी कि भाई ये चीजें हटाई जाए या अमेंड की जाए। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, रूल नंबर 17 जो है, रूल ऑर्डर नंबर 6 का 16 जो है, 2 केसेस हैं, कुछ नहीं लिखा इन केसेस में, बस सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दे रहे हैं। रूपलाल साथी वर्सेस नक्षत्र सिंह गिल, इसमें भी कहा गया पावर टू स्ट्राइक आउट द प्लीडिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर and must be exercised by the court sparingly and extreme care in the caution and with the suspense or circumspection। बहुत सावधानी से यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो कोर्ट डायरेक्ट कर रही है कि भाई इसको हटाइए, तो कहीं ना कहीं कोर्ट खुद जो काम उनका है ना, किनका, प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का, उनके काम में इंटरफेयर कर रही है, तो कोर्ट बहुत स्पेरिंगली यूज करे, बहुत रेयरली यूज करे चीजों को, लेकिन बहुत स्कैंडलस चीजें लिखते हैं। आपने देखा होगा प्लेडिंग में जो उचित ऊटपटांग वल्गर चीजें भी लिख दी जाती है, वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मोहन वर्सेस दामोदर के केस में भी क्या कहा है, द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू स्ट्राइक आउट एनी प्लीडिंग इफ इट इज अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस
देखो केस का सिर्फ आपको नाम लिखना है इसमें, इसमें है तो वही अंदर वाली बात है जो लिखी है पॉइंट, vexatious tend to prejudice or embarrass or delay fair trial of the suit or is otherwise an abuse of the process of the court. मोहन वर्सेस दामोदर, दोनों केस में से आप कोई भी याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो दोनों ही दे रहे हैं। अंदर जो बात लिखी है 16 में, रूल नंबर 16 में वही बात है। ठीक है गाइस, अब ये देखो प्लीडिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, प्लीडिंग को लिबरली कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, और अगर प्लीडिंग में कोई ऑब्जेक्शन लगा रही है पार्टी, दैट हैज टू बी टेकन अर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी हो जाए वो ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं आपने ऑब्जेक्शन लिया तो वो कंसीडर एज अ डीम्ड टू बी वेट। इसमें कुछ है नहीं, हम समझ चुके हैं तो पहली बात। अब यहां से एक आता है मेंस का क्वेश्चन जो कि है रूल नंबर 17, बड़ा है ये, तो हम करेंगे कल। इसमें एक टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दलीप कौर का एंड दिस जय राम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग मटेरियल का जो केस है, इसमें ये अमलोक चंद का भी केस इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पुरुषोत्तम उमेद भाई का, क्योंकि ये तीनों केस रिलेशन में आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। इसको मैंने बहुत डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि 6-17 आएगा तो आपको ये दोनों केस लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ टेस्ट एंड अल्टीमेटली कुछ और भी बातें हैं, ये जो चीजें 5-6 चीजें जो लिखी है ये भी हम समझेंगे। और ये हो गया रूल नंबर 18। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं कल हम करेंगे ये कर लेंगे और फिर हम ऑर्डर नंबर 7 में स्टार्ट कर लेंगे।